अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोमेन 1 CISSP का, और उसका अब हम करेंगे पार्ट 7 इंशाल्लाह ताला। तो चलें शुरू करते हैं पार्ट 7। नंबर 35 हमें से शुरू करना है। सो आप अपने नोट्स अपने सामने रखा करें, क्योंकि बगैर सामने रखे नोट्स आप नहीं फॉलो अप नहीं कर सकेंगे लेक्चर को। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स अपने सामने रखें, तो आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगी। तो नंबर 35 क्या है? फेडरल साइबर सिक्योरिटी लॉज ऑफ 2014। So President Obama signed a series of bills that modernize the federal government approach to cyber security issues। क्योंकि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जिस तेज़ी से इंटरनेट जा रहा है और अब दुनिया ही इंटरनेट की बन रही है, तो अब साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई और उसके ख़तरात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है ना। तो जो प्रेसिडेंट ओबामा ने है ना बहुत सारे बिल्स पे साइन किया था, जो सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए ना, कि उसमें और तरमीम और अच्छे से अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन ना। कांग्रेस पास द साइबर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट एक्ट विच चार्जेस NIST, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है, with responsibility for coordinating nationwide work on voluntary cyber security standards ना। अब जो वॉलंटरी थे साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, अब उनके मोर एंड मोर वो एडवांस होते जा रहे हैं और इसकी अशद ज़रूरत आज के ज़माने में बढ़ गई है। This is the concept of incidents response, and incidents is a violation and it damage the reputation, sensitive data violation and damage to intellectual property and funds ना। अब जो है ये सारी चीज़ें हैं कि किसी भी किस्म का डेटा का लीकेज या सेंसिटिव डेटा का लीकेज हो जाना या जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब वायलेशन में अब आती हैं ना। और जो है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, उनका भी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो नज़र तो नहीं आती। जैसे लोग इन्वेंशन करते हैं, नई आइडियाज़ आती हैं, नई आइडियाज़ बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। तो जो NIST जो है, द फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज NIST स्टैंडर्ड्स। अब NIST के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पॉइंट नंबर 1 ये है NIST SP 800-53 ना। वो क्या है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंट्रोल फॉर फेडरल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज इन फेडरल सिस्टम एंड इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्क ना। इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं और इसी स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है ना इनको असेस्ट करना होता है। तो जो NIST SP 800-53 है, ये है कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स बनते हैं और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें असेस्ट किया जाता है। अच्छा, उसका पॉइंट नंबर 2 क्या है? NIST SP 800-171 ना। ये क्या है? प्रोटेक्टिंग कंट्रोल्ड unclassified information in non-federal information systems and organization. It's a standard security control फेडरल कॉन्ट्रैक्टर मस्ट ऑफन कंप्लाई। ये इस तरह का है कि जो अनक्लासिफाइड होती हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसी या जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना, वो उनके लिए ये कंप्लाई होती है, क्योंकि उन्हें भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो तो थर्ड पार्टी होती है ना, वो अनदर कंपनी होती है, लेकिन उन्हें भी जो है ना ये सारे कंट्रोल्स के उनके भी स्टैंडर्ड बनाए गए ना। फिर जब और उन्हें भी इसको फॉलो करना है। फिर जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि द NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क CSF is a set of
I think, standards designed to serve as a voluntary risk-based framework for securing information and system ना. फिर जो NIST ने CSF जो बनाया वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है ना, ताकि सिक्योर करें पूरे फ्रेमवर्क को, जो कि इंफॉर्मेशन यानी कि सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। देखें आज के ज़माने में जो है ना डेटा इंफॉर्मेशन ये बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, और जो है सिस्टम जो है उनको इन सिस्टम्स को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है द थर्ड लॉ फ्रॉम द वेव ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये जो थर्ड लॉ है जो ओबामा ने जो बिल साइन किए थे और पूरा इसको NIST में मॉडर्नाइजेशन हुई थी, तो ये जो नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं was the National Cyber Security Protection Act. The law charged the Department of Homeland Security. ये पहले भी जिक्र आ चुका है कि होमलैंड सिक्योरिटी वजूद में आई थी 9/11 के बाद ना, तो ये अब जो है ना जो इसका जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये बेसिकली जाता है होमलैंड सिक्योरिटी के लिए। फिर आते हैं हम अमेरिकाज रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टूवर्ड्स प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज ना। अमेरिका अब एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसकी इन्वेंशंस, जिसकी आइडियाज़, जिसके ब्रांड नेम्स जो है ना पूरी दुनिया में जाते हैं। तो अब अमेरिका से ना मैन्युफैक्चरिंग जो है ना बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, और अमेरिका है ना अब बन गया है सर्विस बिजनेस, वहाँ पे ज़्यादा रहता है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाउ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि अब यहाँ पर आके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अमेरिका ज़्यादातर देखें टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है, उनकी नई आइडियाज़ टेक्नोलॉजी के अंदर भी आती हैं, कार बिजनेस में भी आती हैं, पूरी दुनिया में कपड़ों में हर चीज़ के अंदर उनकी नई आइडियाज़ और उनके ब्रांड्स बनते हैं ना। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमेरिका में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत हद तक अमेरिका से चली गई है। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका में लेबर बहुत महंगा पड़ता है, फिर अमेरिका के कानून इस तरह के हैं कि लेबर्स को बहुत फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो इसकी वजह से ना चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो अमेरिकन कंपनीज़ वो जगह को ढूंढती हैं जहां उन्हें लेबर सस्ता पड़े ना। द मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स आर नाउ सिंपली ब्रांड नेम्स, मैंने अभी मेंशन किया था, सीक्रेट रेसिपीज़ और फार्मूला। These intangible assets are collectively referred to an intellectual property. नहीं, intangible assets है ना, ये किसी की आइडिया कोई टच नहीं कर सकता। There are 4 major laws of intellectual properties. ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा हम इसको सुनते भी आते हैं, चाहे हम साइबर सिक्योरिटी में हो या ना हो, लेकिन हम कॉमनली इन रूल्स को, इन लॉज को सुनते हैं। जो है पहला जो है कॉपीराइट एंड द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ना। दिस लॉ गारंटीज द क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ओनरशिप protection against the unauthorized duplication as the internet is growing faster than ever, and to meet this challenge, Digital Millennium Copyright Act DMCA serves to bring US copyright law into compliance with terms of two world इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ट्रीटीज़ ना। WIPO के ट्रीटीज़ के हिसाब से है ना, तो बहुत सिंपल है कि भाई कोई ने कोई इन्वेंशन की, ठीक है ना, उसने कोई चीज़ बनाई, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है नई आइडिया से, या कोई चीज़ क्रिएट की है, तो उसकी अनऑथोराइज्ड डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर जिसने बनाई है वो अगर किसी को बेच रहा है अच्छी कीमत पर या जिस कीमत पर भी,
تو پھر صحیح ہے، ورنہ ہے نا ایسے کوئی جو ہے مفت میں اس کی فارمولا یا اس کی انوینشن کو چوری نہیں کر سکتا. ڈپلیکیشن بنانا مطلب ہے چوری. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ٹریڈ مارکس نا. کاپی رائٹس لاز آر یوز ٹو پروٹیکٹ کریٹو ورک، یعنی کاپی رائٹ تو لازمی کسی کا کریٹو ورک کو چرانا کے لیے بنتا ہے. دیر از آلسو پروٹیکشن فار ٹریڈ مارکس نا. سب ہر کمپنی، ہر انوینٹر جو ہے اپنا ایک ٹریڈ مارک بناتا ہے، جو کہ کیا ہوتا ہے، سلوگنز ہوتے ہیں، لوگوز ہوتے ہیں. جیسے نائکی کا لوگو ہے، ایڈیڈاس کا لوگو ہے، ایپل کا ہے، ڈیل کا ہے. تو یہ سب جو ہے نا کچھ لوگ کچھ فریز ورڈز کے بناتے ہیں جو ان کا سلوگن ہوتا ہے، یوز ٹو آئیڈینٹیفائی اے کمپنی اینڈ اٹس پروڈکٹ اور سروس نا. کہ اگر ہم مارکیٹ میں گئے ہیں اور میں نے شرٹ پہ لکھا نائکی دیکھا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی کمپنی ہے نا. دا مین آبجیکٹیو آف ٹریڈ مارک پروٹیکشن از ٹو ایوائڈ کنفیوژن ان دا مارکیٹ پلیس. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کسٹمر کو نا. پھر آتا ہے پیٹنٹس. یوٹیلیٹی پیٹنٹس پروٹیکٹ دا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آف انوینٹر نا. پیٹنٹ بنتے ہیں، جیسے کوئی نئی ویکسین آ گئی، کسی نے انوینٹ کی تو اس کا پیٹنٹ بنے گا. کوئی نئی دوائی آئے گی یا جو بھی کچھ آئے گا اس کا پیٹنٹ بنتا ہے. کوئی نیا فارمولا ہوگا کسی کا تو اس کا پیٹنٹ بنتا ہے. اور یہاں اس کے حساب سے یہ ہے کہ وہ 20 سال سے پہلے کوئی اس کو مطلب اس کی کاپی نہیں بنا سکتا ہے. They provide 20 years from the time of the invention to use the invention at the end of 20 years. The invention is in the public domain اویلیبل فار ایوری ون ٹو یوز نا. یعنی کہ 20 سال کے بعد ہی کوئی کر سکتا ہے اگر کوئی چیز کا پیٹرن بن گیا ہو. یہ اکثر نئی دوائیاں اور ویکسین کرتے ہیں تو اس کے پیٹرنس ضرور بناتے ہیں نا کوئی بھی فارمولے کے. اچھا، اس کے 3 رولز جو یہ ہیں کہ انوینشن مسٹ بی نیو، یعنی کوئی نے نئی بنائی ہو، ایسا نہیں ہو کہ ادھر ادھر سے ساری آئیڈیاز ملا کر بنا دی ہیں. نئی چیز ہونی چاہیے. دا انوینشن مسٹ بی یوزفل، یعنی وہ واقعی کام کی چیز ہو، کہ ایسے ہی نہیں ہو بس کام کی چیز ہو، یعنی وہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہو اور وہ واقعی ہی ایسا کسی اور نے پہلے نہ بنایا ہو. دا انوینشن مسٹ ناٹ بی آبویس نا، یعنی بہت آبویس بھی نہ ہو کیونکہ یہ ہے کہ کوئی ایزیلی اس کو کاپی نہ کر سکے. پھر آتا ہے نمبر 37 نا، ٹریڈ سیکرٹ. مینی کمپنیز ہیو انٹلیکچوئل properties that is absolutely critical to their business and significant damage would result if it were disclosed to competitors and or the public, in other words called trade secret. ہر ایک کا اپنا ایک ٹریڈ سیکرٹ ہوتا ہے نا. اور جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کا جو ٹریڈ سیکرٹ یہ ہے نا، وہ تو پھر بہت بڑا ڈیمیج کر دے گا. آپ نے اگر اتنے سال لگا دیے کسی چیز کو انوینٹ کرنے یا کسی چیز کو بنانے میں اور وہ سڈنلی آپ کا کمپٹیٹر کے ہاتھ لگ جائے یا پھر جو ہے نا پبلک کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کا تو سارا کیا کرائلہ ختم ہو گیا. آپ کی محنت، آپ کا پیسہ، آپ کا وقت برباد ہوا نا. ٹو پریزرو ٹریڈ سیکرٹ اسٹیٹس you must implement controls within the organization to ensure that only authorized personnel have access to them. یہاں پہ زیادہ تر ہم بات کرتے ہیں اس کی آئی ٹی کی اور کمپیوٹر کی دنیا کی نا. تو پھر اگر آپ کی کمپنی نے یا آپ نے کوئی چیز ایسی انوینٹ کی ہے تو پھر وہ کمپنی میں ہر ایک کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہونا چاہیے. صرف اور صرف ہے نا اتھرائز پرسنل، ایسے امپلائیز ہونے چاہیے جس پہ کمپلیٹلی بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا جو اس معاملے میں بہت ان کی ایکسپرٹی ہو اور بہت ان کے ایکسپیرئنس ہونا. ٹریڈ سیکرٹ پروٹیکشن از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو پروٹیکٹ کمپیوٹر سافٹ ویئر. انہوں نے خود ہی مینشن کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ اگر ٹریڈ سیکرٹ کا فائدہ ہوتا ہے نا تو وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں کمپیوٹر سافٹ ویئرس کو نا.
फिर आता है नंबर 38 लाइसेंसिंग। 4 कॉमन टाइप ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट आर इन यूज टुडे ना, आज के ज़माने में ना। तो पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस एग्रीमेंट, यूज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सॉफ्टवेयर वेंडर एंड द कस्टमर। वेरी सिंपल कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है सॉफ्टवेयर जो बेच रहे हैं और उनका कस्टमर के दरमियान ना। फिर है श्रिंक रैप लाइसेंस एग्रीमेंट आर रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजिंग। जब सॉफ्टवेयर की पैकेजिंग बनती है ना तो उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, जिसे कहते हैं श्रिंक रैप लाइसेंस एग्रीमेंट। फिर तीसरा है क्लिक थ्रू, ऑल्सो नोन एज browser wrap license agreement are becoming more commonplace than shrink wrap agreements. In this type, the contract terms are either written on the software box or included in the software documentation. बहुत simple, ये जो एग्रीमेंट होता है ये उस पे लिखा होता है सॉफ्टवेयर के बॉक्स के ऊपर, या फिर है ना डब्बे के अंदर ही वो लोग डाल देते हैं। जैसे डब्बे के अंदर हम जब डब्बा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें मैनुअल होता है और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अगर कोई असेंबल करने वाला है तो फिर असेंबलिंग के डायरेक्शन होते हैं। इसी के साथ है ना ये सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन जो लाइसेंस है वो भी डाल दिया जाता है ना कि। और फिर आता है चौथा वाला क्लाउड सर्विसेज लाइसेंस एग्रीमेंट्स टेक क्लिक थ्रू एग्रीमेंट टू द एक्सट्रीम, दे सिंपली फ्लैश लीगल टर्म्स ऑन द स्क्रीन फॉर रिव्यू ना। अच्छा, ये बहुत क्लाउड सर्विसेज जो लाइसेंस एग्रीमेंट होता है ना ये और भी सख्ती है इसके अंदर ना, और है ना ये जो स्क्रीन के ऊपर है ना वो कर दिया जाता है ताकि जो है ना उसको मतलब जो भी फिर इस्तेमाल करे उसको पहले उसको अच्छी तरह रिव्यू करे ना कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे हम वो देखते हैं ना प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, अब आता है नंबर 39 इंपोर्ट एक्सपोर्ट। 2 सेट of federal regulations governing import and export are of particular interest to cyber security professional। लाजमी है कि जो साइबर सिक्योरिटी भी है ये भी तो सिक्योरिटी ज़रूर है लेकिन ये भी तो एक बिज़नेस है ना। और जो है जैसे आम बिज़नेस होते हैं, हम स्टोर्स वगैरह में जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, इसी तरह ये भी एक बिज़नेस ही है ना। और ये भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि द इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन ITAR controls the export of items that are designed as military and defense item ना। जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन की जो रेगुलेशन है ना वो उसका ये ज़िक्र हो रहा है ना कि इसके कंट्रोल्स जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंट्रोल्स बहुत सख्त होते हैं। द आइटम्स कवर्ड अंडर ITAR appear on the list called the United States Munitions List। ये यूनाइटेड स्टेट्स जो म्यूनिशन लिस्ट है USML इसके अंडर है और फिर ये इसके अंदर सारी इसकी रेगुलेशंस हैं। और फिर अब दूसरा आता है द एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन। इसे आप यूं याद कर लेना EAR covers a broader set of items and are designed for commercial use। अब जो वो तो सिर्फ जो था मिलिट्री वगैरह डिफेंस जो है कंट्री का उसके लिए था, लेकिन ये जो है ना अब ब्रॉडर हो गया है EAR और अब ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी है, बट मे हैव मिलिट्री एप्लीकेशन। इसमें कुछ मिलिट्री एप्लीकेशंस भी आते हैं लेकिन ये अब इसको फैला दिया है कि कमर्शियल यूज़ में भी ये आ सकता है। अब ये इसका जो कानून है वो क्या कहलाता है EAR एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन।
Notably, EAR includes an entire category covering information security products. सारी information security products जो है ना इसी के अंडर आती हैं, तो वो इसी के सारे लॉस फॉलो करती हैं ना. अब आ गया नंबर 40 ना, encryption export control. The Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, which is BIS, sets forth regulations. The rules permit firms to submit these products for review. It's take no longer than 30 days ना. तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ना, उसने उसका ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी सेट्स फोर्थ रेगुलेशंस ना इंक्रिप्शंस के ऊपर ना. द रूल्स परमिट फर्म्स टू सबमिट दिस प्रोडक्ट, यानी जिन्होंने भी ये बनाया है, इंक्रिप्शन बनाए हैं, उनको जो है ना ये प्रोडक्ट को सबमिट करना होता है इस BIS को, ताकि फिर BIS उसको रिव्यू करे, और वो है ना 30 डेज़ लगते हैं इस प्रोसीजर के अंदर ना. तो हम 40 पर अब अपना पार्ट 7 को फिनिश करते हैं, और फिर हम 41 से शुरू करेंगे विच इज़ प्राइवेसी पार्ट 8 के अंदर. जज़ाक अल्लाह खैर फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.